नवीन शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 8वीं के इतिहास विषय के सत्र में मैं पूर्णिमा पांडे आप सभी को सादर आमंत्रित करती हूँ। आधुनिक भारत का इतिहास, कक्षा 8वीं। पाठ 1, इतिहास के साधन। यह है हमारी कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक और इसके मुख पृष्ठ पर आप देख रहे हैं कई सारे स्मारक बने हुए हैं। बहुत सारे चित्रों से आप परिचित हैं और बहुत कुछ चित्रों से आप अपरिचित हैं। तो इन सभी स्मारकों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे अपने इस पाठ में। इतिहास के 4 प्रमुख घटक। इतिहास को जानने के लिए 4 प्रमुख आधारों की हमें आवश्यकता होती है: स्थान, काल, व्यक्ति और समाज। इन चारों के परिप्रेक्ष्य में ही हम किसी के इतिहास के बारे में बात कर सकते हैं, कुछ ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी ले। इतिहास विज्ञानाधिष्ठित विषय है, इसलिए इतिहास के साधनों का असाधारण महत्व है। इतिहास के विभिन्न साधनों को हम पहचानते हैं और आधुनिक समय के इतिहास के पुनर्लेखन के लिए उनका उपयोग करते हैं। आइए देखते हैं इतिहास के कुछ साधन: भौतिक साधन, लिखित साधन और मौखिक साधन। कक्षा 6ठी और कक्षा 7वीं में हमने क्रमशः प्राचीन भारत और मध्ययुगीन भारत के इतिहास को जानने के लिए कुछ साधनों का अध्ययन किया। इसके अलावा आधुनिक तकनीकी विज्ञान पर आधारित इतिहास के साधन भी होते हैं: दृश्य साधन, श्रव्य साधन और दृश्य श्रव्य साधन। आधुनिक भारत के इतिहास के भौतिक साधनों में निम्नलिखित साधनों का समावेश होता है: भवन एवं वास्तु तथा प्रतिमाएं एवं स्मारक। भारत में ब्रिटिश सत्ताधीशों के शासनकाल में बनी इमारतें और वास्तु। विविध इमारतें, पुल, रास्ते, प्याऊ, फव्वारे, सड़क, प्रशासकीय कार्यालय, अधिकारियों, नेताओं और क्रांतिकारियों के निवास स्थान, रियासतदारों के रजवाड़े, किले, कारागृह अथवा जेल। इन वस्तुओं में और इन वास्तुओं में, वस्तु और वास्तु दो चीजें हैं, तो इन सभी में अनेक विविधताएं देखने को मिलती हैं। कुछ वास्तु जो है आज राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किए गए हैं, तो कुछ भवनों में संग्रहालय बना दिया गया है, जैसे अंडमान की सेल्युलर जेल। तो हम भवन एवं वास्तु के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। भवन एवं वास्तु, इनसे हमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है? तो सबसे महत्वपूर्ण है कि इनके द्वारा हमें तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है, स्थापत्य शास्त्र और तत्कालीन आर्थिक संपन्नता। स्थापत्य शास्त्र मतलब उस बिल्डिंग को, उस भवन को बनाने का जो तरीका है, किस डिज़ाइन में उसे बनाया जाए, ये जो होती है उसे, जिसे हम आर्किटेक्चर कहते हैं, तो स्थापत्य शास्त्र की जानकारी मिलती है। और उस स्थापत्य को बनाने में कितना पैसा लगा होगा, कितना धन खर्च हुआ होगा, तो इससे हमें आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे यदि हम अंडमान की सेल्युलर जेल में जाएं, तो वहाँ पर स्वातंत्र्य वीर सावरकर के क्रांतिकारियों के विषय में, मुंबई के मणिभवन अथवा वर्धा के सेवाग्राम आश्रम में जाने पर गांधी युग के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। यानी उस समय के कालखंड में कौन सी घटनाएं हुई, उनका परिप्रेक्ष्य क्या था और उन घटनाओं के द्वारा क्या परिणाम हुआ, लोगों ने किस तरह से उसकी नागरिकता की, ऐसी अनेक बातों की जानकारी मिलती है। यह है हमारे भारत का मानचित्र और आप देख रहे हैं इसमें ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहाँ पर अंग्रेज सरकार
क्रांतिकारियों को काले पानी की सजा देकर भेजती थी। यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहीं पर बना हुआ है यह सेल्यूलर जेल। सेल्यूलर जेल का नाम आते ही सबसे प्रमुख जो चेहरा हमारी आंखों के सामने उभरता है वह है स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर का। और उनके जैसे ही अनेक बड़े क्रांतिकारी विचारक जिनसे अंग्रेज सरकार घबराती थी, उन्हें वहां पर कैद करके रखा गया था। और उसके अतिरिक्त भी वहां पे हजारों क्रांतिकारियों को वहां भेजा गया था मतलब सैर करने के लिए नहीं, उन्हें वहां कैद करके रखा गया था। और आज इस अंडमान की जो सेल्यूलर जेल है, इसे संग्रहालय के रूप में स्थापित कर दिया गया है, संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है। यदि हम यहाँ पर जाएं, यात्रा करें यहाँ इस जगह की, तो यहाँ पर बहुत सारे लिखित दस्तावेज भी हैं और जेल की दीवारें, जेल के कमरे, जेल का परिसर वह अपने आप में स्वयं एक दस्तावेज है। पुणे का प्रसिद्ध आगा खान, मुंबई का प्रसिद्ध मणि भवन, जहाँ पर महात्मा गांधी जी मुंबई की यात्रा करते थे तो यहाँ पर रुकते थे, यहीं पर अपना निवास करते थे। मुंबई के मणि भवन का वह कमरा जहाँ महात्मा गांधी जी अपनी बैठक किया करते थे, आने जाने वाले लोगों से मिला करते थे, चरखा काटते थे। तो इस तरह से हम स्थानों की यात्रा करते हैं, सैर करते हैं तो कई जानकारियों से अवगत होते हैं। उसी तरह से यह है कलकत्ता, वर्तमान में कोलकाता स्थित नेताजी भवन, जहां से सुभाष चंद्र बोस वेश बदलकर फरार हुए थे। इस घर में भी अब नेताजी रिसर्च ब्यूरो स्थापित कर दिया गया है। कितनी सुंदर इमारत, और निश्चित इसे आप सब पहचानते होंगे। यह है मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जिसे पहले बोरीबंदर और बाद में विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में इसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। कितनी सुंदर इमारत है। इस इमारत की वास्तु देखते ही बनती है, इतनी सुंदर कि देखने पर ही मन नहीं भरता। तो इसका स्थापत्य क्या है, इसको बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ होगा, इसको बनाने में जो इंजीनियरिंग की जो एक कला है वो इसमें देखने पे ही मालूम पड़ती है कि इसमें कितनी सारी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया होगा। उसी तरह से यह है हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका का मुख्यालय। अगला भौतिक साधन जो है वो है प्रतिमाएं एवं स्मारक। हमने बहुत सारी प्रतिमाएं कहीं न कहीं स्थापित हुई देखी हैं। जब हम किसी प्रतिमा को देखते हैं तो प्रतिमा के नीचे जो स्टैंड या पट्टी रहती है, उस पर उस व्यक्ति का पूरा नाम, उसके जन्म और मृत्यु का उल्लेख, जीवन पट के विषय में जानकारी, व्यक्ति के कार्यों का संक्षेप में इस सब कुछ दिया रहता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इनकी एक प्रतिमा, और उसके नीचे जो पट्टी नीचे आपको दिखाई दे रही होगी काले रंग की, उस पर उनसे संबंधित विस्तृत जानकारी। चंद्रशेखर आजाद महान क्रांतिकारी, उनकी मूर्ति, उनकी प्रतिमा और उसके नीचे एक शिलापट्ट और उस पर उनसे संबंधित जानकारी अंकित की गई है। महात्मा ज्योतिराव फुले, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमाओं की तरह विभिन्न घटनाओं की स्मृति में निर्माण किए गए स्मारक भी संबंधित घटनाओं का कालखंड, उन घटनाओं से जुड़े व्यक्ति आदि की जानकारी देते हैं। जलियांवाला बाग, और यह जलियांवाला बाग में बना हुआ स्मारक उन हजारों निहत थे शहीदों की याद में बना हुआ। जलियांवाला बाग एक ऐसी घटना है जिसे भारत के इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता। बहुत ही दुखद और मार्मिक घटना। तो इस घटना की याद में यहाँ स्मारक बना हुआ है। उसी तरह से यह मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया। इसके बाद हम देखते हैं लिखित साधन।
पत्राचार, विदेशी व्यक्तियों का लेखन, समाचार पत्र, चरित्र, पत्रिकाएं, फैक्ट्री रिकॉर्ड्स, आत्मचरित्र और अन्य पुस्तकें, यह सभी लिखित साधनों के अंतर्गत आती हैं। और विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र, यंग इंडिया, बहिष्कृत भारत, मराठा, केसरी, हिंदुस्तान, द हिंदुस्तान टाइम्स, यह सारे समाचार पत्र जब ये आज भी इनकी प्रतियां उपलब्ध हैं। यदि इन पत्रों को हम पढ़ते हैं तो उस समय के समाज में, उस समय के कालखंड में कौन सी घटनाएं हो रही थी, किस तरह से लोग अंग्रेजों के विरोध में अपने विचार रख रहे थे, जन जागरण हो रहा था, ऐसी बहुत सारी बातें हमें जानने को मिलती। इसके अलावा महान व्यक्तियों के पत्र, महात्मा गांधी जी के पत्र हैं ये, उन्होंने ये पत्र लिखे हैं, तो उसमें वह अपने विचार को अभिव्यक्त करते हैं, जिसको संबोधित कर रहे हैं उससे कुछ संवाद करते हैं। तो वह सारी चीज़ें आज हमारे लिए एक ऐतिहासिक दस्तावेज का काम करती हैं। विष्णु शास्त्री चिपलूणकर जी द्वारा लिखित यह निबंधमाला, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा निकाला गया पत्र बहिष्कृत भारत और लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख जी द्वारा चलाया गया पत्र प्रभाकर। तो इन सारे यदि हम लिखित सामग्री को हम पढ़ें तो जन जागरण के बारे में, उस समय के समाज में जो जन संघर्ष चल रहा था उसके बारे में जानकारी मिलती है। विभिन्न अन्य सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों के बारे में हमें सूचना मिलती है। मानचित्र और प्रारूप, मानचित्र को भी इतिहास का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। मानचित्र के आधार पर हम शहरों अथवा किसी स्थान के बदलते स्वरूप का अध्ययन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट विभाग के पास मुंबई बंदरगाह के मौलिक प्रारूप हैं। इन बंदरगाह को विकसित करते समय वास्तु विशारद और अभियंताओं द्वारा बनाए गए ढांचे और प्रारूप भी हैं। इन ढांचों प्रारूपों के आधार पर हमें मुंबई महानगर के विकास की जानकारी मिल सकती है। अंग्रेजों के शासनकाल में सर्वे ऑफ इंडिया नामक स्वतंत्र विभाग की स्थापना की गई थी, जहां पर वैज्ञानिक पद्धति से सर्वेक्षण करके मानचित्र बनाए गए हैं और रखे गए हैं। तो इनको यदि हम देखें तो हमें महानगर के विकास का एक हमें क्रमिक अंदाज है। यहाँ पर हम दो मानचित्र देख रहे हैं। एक मानचित्र में आप देख रहे हो कि कुछ छोटे छोटे टुकड़े आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ये तत्कालीन बॉम्बे, जिसे आज हम मुंबई कहते हैं, उस समय इसे बॉम्बे कहा जाता था। और यह बॉम्बे जो था ये 7 छोटे छोटे द्वीपों का समूह था। और अब हम वर्तमान में देख रहे हैं, ये हमारी वर्तमान मुंबई और ये हमारी तत्कालीन मुंबई, तत्कालीन बॉम्बे। और ये बॉम्बे का आज का वर्तमान स्वरूप कितना बदला हुआ है। तो हमें ये देखने पे मालूम पड़ता है कि किस तरह से मुंबई में परिवर्तन हुए हैं, किस तरह से यहाँ विकास हुआ है। तो किसी भी जगह के विकास को जानने के लिए, परिवर्तन को जानने के लिए हम मानचित्रों के द्वारा गहराई से उस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद है मौखिक साधन, इतिहास को जानने के मौखिक साधन, आधुनिक भारत के इतिहास को जानने के मौखिक साधन, लोकगीत, पोवाड़े, प्रसंग वर्णन, लोक कथा, साक्षात्कार, मेले, जलसे, स्फूर्ति गीत, कहावतें। पोवाड़े, कड़खा या शौर्यगान। पोवाड़ों के माध्यम से किसी घटना अथवा व्यक्तियों के कार्यों की जानकारी प्राप्त होती है और यह पोवाड़े जनता में चेतना और प्रेरणा निर्माण करने के लिए गाए जाते थे। इन पोवाड़ों में अंग्रेजों के शासनकाल में 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता युद्ध और विभिन्न क्रांतिकारियों के शौर्य प्रदर्शन पर आधारित रचनाएं सुनने को मिलती हैं। उसी तरह से सत्यशोधक समाज द्वारा किया गया शोषित वर्ग का जागरण भी सुनने को मिलता है। संयुक्त महाराष्ट्र के संघर्ष की जानकारी भी इन पोवाड़ों के माध्यम से मिलती है। अब यहाँ पर एक चित्र आप देख रहे हैं, दीवार पे कोई चित्र दिखाई दे रहा है।
रोशनी पड़ रही है और कुछ लोग बैठकर उस चित्र को देख रहे हैं। बिल्कुल आप सही अंदाज लगा रहे हैं, यह है फिल्म का प्रारंभिक स्वरूप। आधुनिक तकनीकी विज्ञान पर आधारित जो हमारे इतिहास के साधन हैं, उसमें से मुख्य रूप में हम देखते हैं दृश्य साधन, जिसमें हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, हम उसको देखकर कुछ समझ सकते हैं। और दूसरा है श्रव्य साधन, जिनके द्वारा हम सुनकर कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। और तीसरा है दृश्य श्रव्य माध्यम, जिसमें देखना और सुनना एक साथ होता है। फिल्म, ध्वनि मुद्रित और छायाचित्र, ये जो है तकनीकी विज्ञान के विकास के फलस्वरूप विकसित हुए हैं और इनका उपयोग इतिहास के साधन के रूप में किया जा सकता है। छायाचित्र या फोटो, कैमरे के द्वारा हम फोटोग्राफी करते हैं और जो चित्र हम खींचते हैं वो हूबहू होता है। यदि हम पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, तो उसमें कुछ हमारी कल्पना का समावेश हो सकता है, लेकिन हम जब कैमरे से फोटोग्राफी करते हैं तो जो जैसा है यथावत ही हमें देखने को मिलता है। तो छायाचित्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज का काम करते हैं। इन चित्रों में हम देख रहे हैं तत्कालीन चर्चगेट स्टेशन, क्रॉफर्ड मार्केट और तत्कालीन एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही अनूठा आविष्कार है, वह है फिल्म। फिल्म एक ऐसा माध्यम है जिसमें श्रवण और दर्शन दोनों एक साथ होता है। हम किसी चीज को, किसी घटना को, संवाद को हम सुन सकते हैं और उसी समय देख सकते हैं। यानी देखने और सुनने की प्रक्रिया एक साथ। लाइव शूटिंग होती है। तो भारत में सबसे पहले फिल्म बनाने का काम किया था सम्माननीय दादा साहेब फाल्के जी ने। उन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की नींव रखी थी सन 1913 में। और दांडी यात्रा, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसी ऐतिहासिक घटनाओं की फिल्में भी आज उपलब्ध हैं। फोटोग्राफी, ध्वनि मुद्रण, फिल्म आदि कलाओं का विकास आधुनिक तकनीकी के फलस्वरूप हुआ और इनके द्वारा निर्मित छायाचित्रों, ध्वनि मुद्रितों और फिल्मों का उपयोग इतिहास के साधन के रूप में किया जा सकता है। उसी तरह है ये रिकॉर्डिंग, जिन्हें हम कहते हैं ध्वनि मुद्रण या रिकॉर्ड करना। तत्कालीन समय में इस तरह के रिकॉर्ड्स पाए जाते थे। आपने बहुत सारी फिल्मों में इन सब को देखा होगा। वर्तमान में तो इसका उपयोग नहीं होता है, न ही कहीं देखने को मिलते हैं। हाँ, संग्रहालयों में यदि हम जाएं या कोई एंटीक पीस की दुकान हो तो वहाँ ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो ये इनका भी महत्वपूर्ण साधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। आज भी हमारे पास रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा गाए हुए जन गण मन गीत, जो हमारा राष्ट्रगीत है, और सुभाष चंद्र बोस जी के दिए हुए भाषणों का रिकॉर्ड उपलब्ध है। तो उनकी मौलिक आवाज़ को हम सुन सकते हैं और उन्होंने अपने भाषण में जो विचार अभिव्यक्त किए हैं उसे हम सीधे सीधे सुन सकते हैं। तो इस तरह स्वतंत्रता युद्ध के दरमियान कई ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं। उनके फिल्में, उनके रिकॉर्ड्स को हम ज्यों का त्यों देख सकते हैं, ज्यों का त्यों सुन सकते हैं। चाहे वो दांडी यात्रा हो, चाहे वो नमक आंदोलन हो या अन्य कुछ घटना। वर्तमान समय के भौतिक साधन पर्याप्त मात्रा में अच्छी स्थिति में हैं। अभिलेखागार में संरक्षित कर रखे हुए अनगिनत लिखित साधन भी उपलब्ध हैं। अभिलेखागार या आर्काइव्स, जहां पर दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। ये मुंबई राष्ट्रीय अभिलेखागार, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, और इस आर्काइव में आप भी जा सकते हैं, इसको देख सकते हैं। वहाँ पर जो संग्रहण किया गया हुआ है, जो दस्तावेज उपलब्ध हैं, उनका हम अध्ययन कर सकते हैं। तो इस तरह से किसी
भी घटना के बारे में जानना हो, किसी भी तत्कालीन गतिविधि के बारे में जानना हो, तो इन ऐतिहासिक साधनों के माध्यम से हम उस समय के कालखंड की सैर कर सकते। यह है मुंबई का डॉक्टर भाऊ दाजी लाड संग्रहालय। यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ों को संग्रह करके रखा गया है जिनसे हमें उस समय के बारे में जानकारी मिलती है। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके सुझावों का भी स्वागत है। धन्यवाद।